गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग सर। रेडी फॉर द वन डे रिवीजन? यस सर। यस सर। Yes, sir. गुड। सो टाइम लिमिटेड है, काम बहुत सारा है। इनकम टैक्स आपके सी इंटरमीडिएट का सबसे वास्ट टॉपिक है, सबसे वास्ट सब्जेक्ट है, और जिसको हम लोगों ने क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा टाइम दिया था पढ़ने के लिए। लेकिन अब आपकी एग्ज़ाम नज़दीक आ गई है एंड इट्स हार्डली अ कपल ऑफ वीक्स अवे। तो अब हमको समय का बहुत रिस्पेक्ट करना है एंड जितनी मैक्सिमम चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं रिवाइज करता था जब मैं स्टूडेंट था, उस तरीके से हम लोग अभी रिवाइज करेंगे। कोशिश करेंगे कि कंसेप्ट वाइज सब कवर हो जाए। क्वेश्चंस में तो जो आपने मार्किंग करी है वो आपको खुद ही देखना होगा, हर एक क्वेश्चन का टेक अवे क्या है। ओके, कंसेप्ट वाइज हम लोग अभी ये सेशन में पूरी तरीके से चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। सो मैंने कुछ प्लान बनाए हैं आप लोगों के लिए कि हम लोग आज पूरे दिन भर में सेशंस को कैसे रखेंगे। आप लोग उस हिसाब से अपने खाने पीने का प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि जब क्लास चलती रहेगी तब आपको टोटल फोकस जो है वो क्लास पे देना होगा। सो वेदर यू कैन सी माई स्क्रीन, दिख रही है? Yes, sir. यस। तो ये सिंपल प्लान है बेटा आपके सामने। ये हमारा इनकम टैक्स का इंडेक्स है और हम लोग अभी सुबह 9 से 11:30 पहला सेशन हम लोग जोश में 2.5 घंटा पढ़ने वाले। अभी हम लोग मेन चैप्टर्स क्या करेंगे? मेन चैप्टर सैलरीज और पीजीबीपी। ओके, उसके साथ साथ फर्म्स वाला तो कॉम्प्लीमेंट्री आता है। तो मेन चैप्टर्स हम लोग अभी ये करेंगे। उसके बाद में सेशन 2 में मेन चैप्टर्स हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सेशन 2 2 घंटा 10 मिनट का है। पहला सेशन 2 घंटा 30 मिनट का है। तीसरा सेशन 2 घंटे का है और आखिरी सेशन 1 घंटा 15 मिनट का है। सो इस तरीके से जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी थोड़ी थोड़ी एग्जॉस्ट होते जाएंगी, हम लोग सेशन का ड्यूरेशन थोड़ा थोड़ा कम करते जाएंगे एंड एग्जैक्ट 6 बजे तक हम कोशिश करेंगे कि हमारा सिलेबस जो प्लान किए हैं कंप्लीट हो जाए। अब सेशन 2 में ये करेंगे। सेशन 3 में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, डिडक्शंस, ये 2 मेन चैप्टर्स डिसाइड किया है। सेशन 4 में लास्ट में रिटर्न ऑफ इनकम, टीडीएस, ये सब चीजें। और बाकी जो जो आपको डॉट वाले सेशन दिख रहे हैं, तो ये जो है जो चैप्टर्स दिख रहे हैं ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। जो भी सेशन में हमको टाइम बचता है, टाइम बचेगा क्योंकि हम लोग काफी स्पीड में काम करने वाले हैं, तो ये वाले चैप्टर्स हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इसको भी हम लोग उस टाइम में कवर करेंगे। बड़े मुश्किल से ये एक एक चैप्टर को हम लोग 10 से 15 मिनट देने वाले हैं, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट पर चैप्टर। सो अभी बिल्कुल आप लोगों का मुझे 100% फोकस चाहिए। कहीं कुछ मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो फटाफट आंसर करना है, कुछ भी चल रहा है तो उसमें आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, और बिल्कुल टोटली अपन फोकस्ड काम करेंगे। सो अभी हम लोग फ्रेंड्स सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज चैप्टर। आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम है, उसमें से पहला हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम सैलरीज। इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैक्सिमम बातें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बावजूद आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक पॉइंट जो बुक में है वो डिस्कस नहीं हुआ तो वो भी हम लोग टच कर लेंगे, आप बस बता देना। सो सैलरीज हेड पे सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपके टोटल इनकम के क्वेश्चन का भी पार्ट रह सकता है। तो फ्रेंड्स, इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज इफ देयर इज अ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप और द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन द टू पर्संस। द असेसी इज द एम्प्लॉय। हम लोग यहाँ पर एम्प्लॉय के एंगल से बात कर रहे हैं। तो सैलरी के रिस्पेक्ट में कंप्यूटेशन का क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं सैलरी के। तो जो बेसिक सैलरी है वो हम लोग कैसे कंप्यूट करते हैं? तो इट इज नॉर्मली वेरी सिंपल। नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि सैलरी फॉल्स ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। सैलरी फॉल्स ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो फिर हम लोग अप्रैल से लेकर के मार्च की सैलरी कंसीडर करते हैं। आपके दिसंबर 2021 के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल प्रीवियस ईयर इज 2021 एंड द असेसमेंट ईयर इज 21-22। ये आपको पता है अच्छे से, राइट? तो सैलरी इनकम इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसीव्ड विचएवर इज अर्लियर, ये भी आपको पता है। सो अगर सैलरी ड्यू हो गई, भले रिसीव नहीं हुई, तो वो उस साल टैक्सेबल रहेगी। लेकिन अगर मान लो मेयरली सैलरी अक्रू हुई लेकिन ड्यू नहीं हुई, तो फिर वो टैक्सेबल नहीं रहेगी। तो सैलरी ड्यू और रिसीव्ड विचएवर इज अर्लियर के बेसिस पर टैक्सेबल होती है। बाय चांस अगर एम्प्लॉयर की पॉलिसी है कि सैलरी नेक्स्ट मंथ में फॉल ड्यू होती है, देन इट विल बी कवर्ड। देन मार्च से लेकर के फरवरी की सैलरी कवर्ड रहेगी। ओके, मार्च 2020 से फरवरी 2021 की सैलरी, क्योंकि
फरवरी 21 की सैलरी मार्च 21 में ड्यू होगी, मार्च 21 की सैलरी अप्रैल 21 में ड्यू होगी, जो अगले साल टैक्सेबल रहेगी. However, because salary is taxable on the basis of due or received, whichever is earlier, so if salary is received in advance, then it is taxable in the year in which it is received. जिस साल मिलती है उस साल वो टैक्सेबल रहेगी, एडवांस में अगर मिल रही है तो. Now there are two concepts, advance salary and advance against salary. Advance salary जो होता है ये आपका रेवेन्यू रिसीट है, it is taxable whenever it is received, and advance against salary ये होता है लोन. तो लोन इज अ कैपिटल रिसीट, इट इज नॉट टैक्सेबल, ओके, अनलेस इट इज एडजस्टेड. तो एडवांस अगेंस्ट सैलरी जो होता है वो लोन होता है, इट इज लाइक अ लोन टेकन बाय द एम्प्लॉय जो वो आगे की सैलरी में से धीरे धीरे चुकाता है. सो दिस इज द बेसिक आइडिया. अब यहाँ पर इनफैक्ट लिखा हुआ है एडवांस, जो सैलरी एडवांस में मिली है, रेवेन्यू रिसीट टैक्सेबल व्हेन रिसीव्ड, एडवांस अगेंस्ट सैलरी कैपिटल रिसीट. Capital receipts are normally not taxable unless specified. So capital receipts will be taxable only if it is specified. All right. So ये है आपका बेसिक सैलरी का कंसेप्ट. अब सैलरी, बेसिक सैलरी का कैलकुलेशन, मान लो आपको सैलरी के स्लैब्स दिए हैं से इस तरीके से 20,000-20,000-30,000. तो ये अगर सैलरी का स्ट्रक्चर दिया है आपको तो इसको कैसे इंटरप्रेट करना है. एम्प्लॉय ने मान लो जॉब ज्वाइन किया है से जनवरी 2020 से, और आपको पूछ रहे हैं कि बेसिक सैलरी कंप्यूट करो, तो आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है, इट इज 2021. सो आपको अप्रैल से मार्च की सैलरी कंप्यूट करना है. तो आपको ये देखना है कि जनवरी 20 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के मंथली सैलरी रहेगी 20,000, उसके बाद मंथली सैलरी बढ़ के हो जाएगी 22,000, ऐसे 2-2 हजार से बढ़ते जाएगी अनलेस इट रीचेस 30,000. तो एक एक साल तक के वो उतनी सैलरी रहेगी. उसके बाद एक साल कंप्लीट होने के बाद 2,000 से या जो बीच में अमाउंट लिखा है उससे बढ़ेगी. अब आपको तो प्रीवियस ईयर 2021 की सैलरी निकालना है, तो आप अप्रैल से मार्च की अगर सैलरी निकालोगे तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको जनवरी फरवरी मार्च की सैलरी इग्नोर करना है. तो मार्च से लेकर के दिसंबर आप 9 महीने की सैलरी लोगे 20,000, और फिर अगले साल जनवरी से लेकर के अप्रैल से दिसंबर 20,000, फिर जनवरी से मार्च आप सैलरी लोगे 22,000 पर मंथ. तो इस तरीके से 20,000 इंटू 9 प्लस 22,000 इंटू 3 ऐसे कैलकुलेट करना है. क्योंकि आपने जनवरी से जॉब ज्वाइन किया तो अगले साल जनवरी से सैलरी का स्लैब इंक्रीज हो जाएगा. तो इस तरीके से आपको ये देखना है. डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंपॉर्टेंट है. डेट ऑफ ज्वाइनिंग के एक साल के बाद में सैलरी आपकी उतने अमाउंट से बढ़ जाएगी जो यहाँ पर बीच में लिखा है. तो ये अलग से कंसेप्ट वाइज आपकी बुक में नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चंस में कवर्ड है. देन सैलरी में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इज अलाउंसेस, विच इज वेरी इजी टू रिमेंबर एज वेल. अलाउंसेस आपको पता है कि नॉर्मली फुल्ली टैक्सेबल होते हैं अनलेस दे आर स्पेशली एग्जेम्प्टेड. अलाउंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट एक अलाउंस होता है, अलाउंसेस आर मंथली पेमेंट्स, ओके, मंथली रेगुलर पेमेंट्स विच आर मेड टू द एम्प्लॉय फॉर वेरियस पर्पसेस. तो डियरनेस अलाउंस इज गिवन फॉर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन. तो डियरनेस अलाउंस की बात करें तो ये अपने आप में इट इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल. लेकिन हाँ, डियरनेस अलाउंस को कभी कभार सैलरी कंप्यूटेशन फॉर स्पेशल पर्पसेस में लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं. जैसे कि एचआरए की कैलकुलेशन में डीए का फॉर्मूला, डीए का जो एलिमेंट है वो सैलरी में कभी लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं. रिटायरमेंट बेनिफिट्स के एग्जेम्पशन की कैलकुलेशन में भी डीए कभी लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं. तो वो आपको स्पेसिफाइड रहेगा, और अगर वो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है तो आप अज्यूम कर सकते हो कि वेदर डीए को आपको सैलरी का पार्ट लेना है या नहीं लेना है, दोनों में से एक. So as far as taxability is concerned, all allowances are taxable unless they are specifically exempt. HRA is exempt to a certain extent, जिसका फॉर्मूला हम लोग अलग पेज पे देखते हैं. Then other items of salary are exempt. Allowances की कुछ items exempt रहते हैं. तो एक कैटेगरी है to the extent spent for official purpose. तो जितना official purpose लिए spend किया उतना exempt रहेगा. कौन से allowances? ये 6 allowances. Traveling allowance, daily allowance during travel, conveyance allowance, helper allowance, academic and research allowance and uniform allowance. Exempt to the extent spent for official purpose. तो यहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा कि हमने इसको स्पेंड किया है. Conveyance allowance is for local conveyance within the city. Traveling is for traveling to another town. Okay, and daily allowance during travel is separate. और यहाँ पर to the extent of limit specified में आपको कुछ प्रूव नहीं करना है, आपको उतनी लिमिट तक एग्जेम्पशन मिल ही जाएगा. जैसे पहला आपको लिखा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इट इज एग्जेम्प्ट अप टू 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड
इफ यू रिमेंबर यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट है, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, है ना, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, इतना एग्जाम्पशन है. देन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस इज ऑल्सो exempt up to 300 rupees per month per child. हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस अगेन यहाँ पर भी अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन. तो ये दोनों एग्जाम्पशंस वैसे बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े इंपैक्ट नहीं क्रिएट करते हैं आपके टैक्स पे, लेकिन आपको एग्जाम में ये सब काफी बार पूछ लेते हैं. देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज नॉर्मली नॉट एग्जेम्प्ट. नॉर्मली देखो जनरली ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज टैक्सेबल, लेकिन अगर कोई हैंडीकैप्ड पर्सन है, ओके, या तो फिर ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड पर्सन है, या डेफ एंड डम या ब्लाइंड पर्सन है एम्प्लॉय, तो उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है फॉर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रेसिडेंस टू ऑफिस एंड बैक टू रेसिडेंस. तो उनको 3200 रुपीज पर मंथ तक का एग्जेम्पशन मिलता है. तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं देखा जाता है, सिर्फ कितना एग्जेम्प्ट है, 3200 पर मंथ तक का एग्जेम्प्ट है. लेकिन बाकी कोई एम्प्लॉय को अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल. एंड देन ट्रांसपोर्ट सेक्टर एम्प्लॉय को जो अलाउंस मिलता है फॉर वर्किंग इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, तो उनको ये स्पेशल अलाउंस का 70% अमाउंट या 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर, उतना एग्जाम्पशन मिल जाता है. तो ये पेज पे मैंने कोशिश किया कि जो मेन आइटम्स है वो समराइज हो जाए. बाकी आप पूरी डिटेल लिस्ट तो देख सकते हो आपकी बुक में. इफ यू आर वेरी अनलकी, आपको कोई स्पेसिफिक अलाउंस वहां से भी पूछ ले, तो ऐसा नहीं कह रहा हो कि बुक को टोटली इग्नोर करना है, आपको स्कैन थ्रू कर लेना है बुक को. बट आज जो अपने पास में 8 घंटे का टाइम है पढ़ने के लिए, उसमें हम लोग मेनली हमारे इस नोट्स पे फोकस करेंगे, और फिर जितना टाइम परमिट करेगा उतना हम लोग बुक को पलटाएंगे. एग्जाम में मैं समझता हूँ आपको 20 घंटे का टाइम रहेगा एग्जाम के एक दिन पहले, तो 20 घंटे में से आपने 8-9 घंटे इसी तरीके से ये सब जो हम लोग नोट्स डिस्कस करते हैं ये पढ़ना है, और 2-3 घंटे और आपको मिलेंगे बुक पलटाने के लिए, और आपने जो क्वेश्चन है मार्किंग किया उसके लिए. जीएसटी के लिए आपको 8 घंटे मिलना चाहिए एग्जाम के टाइम पे, दैट शुड बी मोर देन सफिशिएंट. देन ये सब अलाउंसेस, डीए, टेलीफोन अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, ये सब फुल्ली टैक्सेबल है. मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, लेकिन मेडिकल परक्विजिट में कुछ एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं, वो हम लोग अलग से देखते हैं. सिमिलरली टेलीफोन अलाउंस इज टैक्सेबल, बट मोबाइल फोन यूज करने के लिए दिया है तो दैट इज एग्जेम्प्ट. तो ओके, वो एज अ परक्विजिट टैक्सेबल नहीं है. तो ऐसे कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है. एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल रहता है, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में उनको उसमें कुछ डिडक्शन मिलता है नॉमिनल सा 5,000 रुपए का, तो वो अलग से हम देखते हैं. बट एट द फर्स्ट लेवल, बिफोर कंप्यूटिंग द ग्रॉस सैलरी, ऑल दीज अलाउंसेस आर टू बी टैक्स्ड. देन एचआरए की अगर बात करें तो इट इज एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ लीस्ट ऑफ द 3 आइटम्स. ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये याद नहीं रहा तो ना एमसीक्यूज में कुछ कर पाओगे, ना आप कोई डिटेल क्वेश्चन कर पाओगे ढंग से. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. एचआरए रिसीव्ड जितना अमाउंट मिला, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. यहाँ पर जो सैलरी है वो उसी प्रोपोर्शनेट पीरियड की लेना जिस पीरियड का आप एचआरए ले रहे हो, और वो सैलरी में क्या क्या लेना है, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स. तो ये आपको दिया रहेगा डीए फॉर्म्स पार्ट या डज नॉट फॉर्म पार्ट. कभी कभार लिखा रहता है कि बेसिक सैलरी है मान लो 50,000 पर मंथ एंड डीए इज 40% ऑफ बेसिक, तो इसका मतलब कि डीए हो गया 20,000 पर मंथ. उसमें से फिर लिखा रहता है कभी कभार कि 50% ऑफ डीए फॉर्म्स पार्ट, तो वो जो 20,000 डीए है उसका 10,000 फॉर्मिंग पार्ट होता है. तो आपको परसेंटेजेस सही फिगर्स पे लगाना है, वो ध्यान रखना है. सो डीए ए फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी. अगर एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट में लिखा है कि डीए को कंसीडर किया जाएगा रिटायरमेंट बेनिफिट निकालने के लिए, तो यहां पर भी डीए को लेंगे, अदरवाइज डीए को यहां पर नहीं लेंगे. डीए अपने आप में ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल है, बट यहां पर हम लोग तभी लेंगे ओनली इफ इट इज सेट टू बी फॉर्मिंग पार्ट. देन कमीशन इफ पेड एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर. तो कमीशन जो है इसको भी लेना है, बट अगर वो टर्नओवर के परसेंटेज के बेसिस पे ही एम्प्लॉय को दिया जा रहा है तो. सो एचआरए रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. रेंट कैन बी पेड टू एनी पर्सन, अगर वो पर्सन रेंटेड अकोमोडेशन में है तो. अगर वो ओन अकोमोडेशन या पेरेंट्स अकोमोडेशन में रहता है विदाउट पेइंग एनी रेंट, तो फिर उस केस में उसको कुछ भी यहाँ पर डिडक्शन जो है, सॉरी एग्जेम्पशन जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बी वाला पॉइंट नील हो जाएगा. एंड देन थर्ड आइटम है 40% ऑफ सैलरी या 50% ऑफ सैलरी, मतलब मैक्सिमम एग्जेम्पशन विल बी दिस मच. In the case of Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, it will be 50% of salary. Otherwise, it will be 40% of salary. तो ये
फॉर्मूला सबसे वन ऑफ द अर्लियर फॉर्मूला से जो हम लोग ने पढ़ा था, तो आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। फिर बात करें हम लोग परक्विजिट्स की, देन देयर आर सर्टेन अदर आइटम्स इन बिटवीन, ओके, प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी वगैरह, तो वो हमको समय परमिट करता है तो हम लोग 5 मिनट में बुक में देख लेंगे। बट परक्विजिट्स की बात करें तो परक्विजिट्स में बहुत सारे कवर्ड होते हैं। एक तो रेंट फ्री अकोमोडेशन या कंसेशन इन रेंट के 2 आइटम्स हैं। उसके बाद ये 2 इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं। अगर एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट, एम्यूनिटी या फैसिलिटी प्रोवाइड किया जहां पर एम्प्लॉयर के नाम पे बिल है, जहां पर इंप्लॉयर के नाम पे बिल है, तो इन दैट केस क्या होगा, द बेनिफिट और एम्यूनिटी वैल्यू विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय एज अ परक्विजिट। ठीक है, देन यहां पर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, तो नॉर्मली तो हर कोई स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के डेफिनेशन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जिस एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 पर एनम से ज्यादा है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के डेफिनेशन में कवर हो जाता है। सो नॉर्मली सभी आ जाएंगे, कोई डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय है वो भी आ जाता है, कोई अगर एक सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखता है एंड एम्प्लॉय है वो भी आ जाता है, एंड किसकी सैलरी 50,000 पर एनम से ज्यादा है वो भी आ जाता है। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में नॉर्मली रियल लाइफ में मैक्सिमम लोग कवर हो जाते हैं। तो उनको यदि एम्प्लॉयर कोई भी बेनिफिट्स देता है जिसमें एम्प्लॉयर खुद डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट किया है एंड एम्प्लॉय को सिर्फ डायरेक्टली फैसिलिटी या एम्यूनिटी दे रहा है, सो दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। उसकी मॉनिटरी वैल्यू, वैल्यू कैसे निकालना, तो वो बहुत इजी है। हम लोग उसकी कॉस्ट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, बेसिक फॉर्मूला ये ध्यान में रखते हैं। लेकिन यस, उसमें भी फिर हम लोग कुछ स्पेशल जो है चीजों का ध्यान रखते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। देन ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर, ये तो हमेशा इंक्लूड होता है फॉर ऑल एम्प्लॉयज। अगर एम्प्लॉय की कोई ऑब्लिगेशन है, फॉर एग्जाम्पल अगर एम्प्लॉय का कोई पर्सनल लाइबिलिटी है, लोन है जो एम्प्लॉयर ने पे किया है, तो वो तो सैलरी का ही पार्ट रहेगा। सैलरी को आप वो तरीके से कम नहीं कर सकते हो, है ना। एम्प्लॉयर ने फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय के सर्वेंट की सैलरी पे किया या एम्प्लॉय का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, जो बिल एम्प्लॉय के नाम पे है, एम्प्लॉय का टैक्स पे किया, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ टैक्सेबल परक्विजिट, नो क्वेश्चंस अबाउट दैट। उसके अलावा परक्विजिट्स में और भी कवर होते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का पे किया तो परक्विजिट होता है। हाँ, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्सेबल परक्विजिट नहीं है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है। उसके अलावा और भी अगर एम्प्लॉयर अलग अलग टाइप के फैसिलिटीज देता है तो वो कवर होगा। अब लास्ट ईयर से एक अमेंडमेंट हुआ था, आप लोगों को पता है, फाइनेंस एक्ट 2020 में, कि अगर एनपीएस, आरपीएफ एंड सुपर एन्युएशन फंड में, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में, अगर टोटल साल भर में एम्प्लॉयर ने 7.5 लाख से ज्यादा अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है, तो जो 7.5 लाख के एक्सेस में अमाउंट है, दैट पोर्शन विल बी फर्दर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो एनपीएस में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो वैसे ही टैक्सेबल है, लेकिन 7.5 लाख के ऊपर हुआ तो वो डबल से टैक्स हो जाएगा। और ये जो 7.5 लाख के ऊपर का पोर्शन है, इस पे जो इंटरेस्ट या एक्रीशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, दैट विल आल्सो बी टैक्सेबल। तो इसके रिस्पेक्ट में मैंने एक अमेंडमेंट वीडियो बनाया था जो आप लोगों को भेजा था, आई होप आप लोगों ने देख लिया है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग वो अमेंडमेंट वीडियो जरूर से देख लेना, दिसंबर 21 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। परक्विजिट्स वैल्यूएशन की अगर बात करें तो परक्विजिट वैल्यूएशन में देयर आर 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस। एक कुछ आइटम्स का स्पेसिफिक फॉर्मूला पढ़ना है और कुछ में हम लोग जनरल फॉर्मूले और कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रख सकते हैं। तो जनरल फॉर्मूला ये है कि कॉस्ट और एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इसमें आपको इतने सारे टाइप के परक्विजिट्स दिखते हैं। हर एक परक्विजिट पे कुछ ना कुछ छोटी सी बात रह सकती है, सो वो भी हम लोग देखते हैं। ओके, डोमेस्टिक सर्वेंट, गैस, पावर, वाटर फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। अब यहां पर कोई अगर आइटम ऑफिशियल पर्पस के लिए दिया है तो फिर वो परक्विजिट नहीं है। परक्विजिट्स आर बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल नेचर। ओके, तो वो भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही लीगली एम्प्लॉय को मिल रहे हैं। तो ये सब परक्विजिट्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। और स्पेसिफिक परक्विजिट्स का फॉर्मूला जो कैलकुलेशन का है वो भी थोड़ा स्पेसिफिक है, तो वो भी हम लोग देखते हैं एक एक करके। अब मील्स में क्या ध्यान रखना है, ये सब में एम्प्लॉयर ने जो खर्चा किया माइनस एम्प्लॉय को जो रिकवर हुआ। लेकिन मील्स में क्या होता है कि एम्प्लॉय को अगर स्नैक्स या टी प्रोवाइड किया ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स तो इट इज एग्जेम्प्ट। अगर मील प्रोवाइड किया तो इट इज एग्जेम्प्ट अप टू ₹50 पर मील। ₹50 के ऊपर वाला पोर्शन टैक्सेबल हो जाएगा, बट ₹50 पर मील तक के एग्जेम्प्ट रहेगा। एंड रिमोट एरिया में मील परक्विजिट इज नॉट टैक्सेबल, इट इज एग्जेम्प्ट। देन गिफ्ट परक्विजिट एज अ गिफ्ट,
इन कैश फुली टैक्सेबल, क्योंकि आप फिर सैलरी को गिफ्ट बोल करके देना शुरू कर दोगे अगर एग्जेम्प्ट रहा तो, सो इट इज फुली टैक्सेबल। बट गिफ्ट इन काइंड जो है इट इज exempt up to rupees 5,000 per annum. Gift in kind is exempt up to rupees 5,000 per annum. तो आई होप आप यहां पर समझ पा रहे हो। एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय को कोई भी चीज दिया, ओके, लाइक से कोई बहुत कॉस्टली से ज्वेलरी का आइटम दिया, तो 5,000 तक के टैक्स नहीं लगेगा। अब यहाँ पर दो ट्रीटमेंट्स है। एक सर्कुलर के बेसिस पे हम लोग सिर्फ 5,000 के ऊपर वाले पोर्शन पे टैक्स लगाते हैं, लेकिन अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन करें तो 5,000 के ऊपर है तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल होना चाहिए। सो दोनों ट्रीटमेंट है, आप एक ट्रीटमेंट करके दूसरा ट्रीटमेंट नीचे ऑल्टरनेटिव में लिख सकते हो, ठीक है, एज अ नोट। अब गिफ्ट का नॉर्मल प्रोविजन जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप पढ़ते हो, वहां पर 50,000 रुपीज पर एनम तक की गिफ्ट्स पे टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इंप्लॉयर से मिलता है तो 5,000 का थ्रेशोल्ड है सिर्फ। देन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, अगर इंप्लॉयर ने इंप्लॉय को अपनी कंपनी के शेयर्स या सिक्योरिटीज इशू किया है एट अ कंसेशनल प्राइस या नो प्राइस, एट फ्री, तो फिर जितना इंप्लॉय से चार्ज किया है दैट विल बी द एक्सरसाइज प्राइस, एंड उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू क्या है एक्सरसाइज के दिन, तो उस बीच का जो गैप है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। और क्योंकि हम लोग आज रिवीजन ही कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि अब ये जो मार्केट वैल्यू तक के लेवल पर टैक्स लग चुका है, तो आगे के लिए जब इंप्लॉय इसको सेल करेगा तो दिस विल बी डीम्ड एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये मार्केट वैल्यू को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया जाएगा फॉर द फ्यूचर, सो मतलब फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन कंप्यूटेशन। देन मूवेबल असेट के केस में क्या खास बातों का ध्यान रखना है, तो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल अगर यूज करने के लिए दिया है तो एग्जेम्प्ट रहेगा, इवन इफ इट इज गिवन फॉर पर्सनल पर्पसेस। बाकी कोई असेट अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए दिया तो नॉट टैक्सेबल है, लेकिन अगर और कोई असेट पर्सनल पर्पस के लिए दिया, तो मैं यहां पर सिर्फ बात कर रहा हूं पर्सनल यूज के लिए दिया, तो ऑफिशियल यूज के लिए कोई असेट दिया तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो और कोई असेट अगर पर्सनल यूज के लिए दिया, इफ इट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, then we take the value of perquisite as 10% per annum of the original cost of the asset, not the written down value or anything else. तो जितने पीरियड के लिए यूज किया एम्प्लॉय ने उसका 10% पर एनम के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो कॉस्ट का। एंड अगर एम्प्लॉयर ने ही रेंट पे लिया है तो फिर इट इज इजी टू कैलकुलेट एम्प्लॉयर को एक्चुअल रेंट का खर्चा कितना लगा वो। ऑल दीज वैल्यूज विल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट इफ एनी रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। देन मूवेबल असेट अगर ट्रांसफर होता है एम्प्लॉय की फेवर में, तो यहां पर हम लोग कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम में फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर, यहां पर एम्प्लॉयर ने जब से एक्वायर किया वहां से एक एक कंप्लीशन देखते हैं। फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर हम लोग उसमें क्या करते हैं, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में 50% WDV से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, और जो उसकी WDV आती है उसमें से सेल वैल्यू माइनस करते हैं, एम्प्लॉय को कितने में बेचा, और उससे हम लोगों को मिल जाता है परक्विजिट वैल्यू। तो यहां पर देखो लास्ट में कुछ 3 महीने का और यूज हुआ था लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, तो इनकम टैक्स कैलकुलेशन, इनकम टैक्स में जो कैलकुलेशंस है इट इज नॉट एग्जैक्ट लाइक योर अकाउंट्स, ठीक है, इनकम टैक्स में लॉ बेस्ड कैलकुलेशन रहता है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कम ज्यादा रहती है चीजें। तो ओनली फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर डेप्रिसिएशन इज टू बी रिड्यूस्ड। मोटर कार में 20% WDV से रिड्यूस करना है आपको डेप्रिसिएशन, और फिर जो आपको वैल्यू मिली उसमें से अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय माइनस करना है अगर सेल किया तो। एंड और कोई एसेट है लाइक फर्नीचर है, बाइक है, और कोई भी एसेट है तो फिर 10% स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से आपको करना है। तो प्लीज पे अटेंशन ऑन द रेट एज वेल एज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हियर, ठीक है। देन इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशन इन इंटरेस्ट, ये वाला जो परक्विजिट होता है इसमें भी कुछ इलॉजिकल बातें हैं कि आपको SBI का ही रेट लेना है, वो भी प्रीवियस ईयर के पहले दिन। अब आपका प्रीवियस ईयर है 2021 आपके एग्जाम के लिए, तो आपको 1 अप्रैल 2020 का लेना है। ओके, ये नोट्स में आपको कुछ कुछ जगह 2021-22 के हिसाब से कैलकुलेशंस दिखेंगे, तो आप उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट करके सोचना, क्योंकि अगर आप दिसंबर 21 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसको आपको प्रीवियस ईयर 2021 के हिसाब से सोचना होगा। तो 1 अप्रैल के दिन SBI का क्या रेट है उसके हिसाब से इंटरेस्ट निकालो, माइनस एम्प्लॉयर ने कितना इंटरेस्ट चार्ज किया, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। एंड ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं दैट शुड बी डन ऑन क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंसेस। ओके, ऑन क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंसेस मतलब कि बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ओके, ऑफ ऑल द लोन्स कंबाइंड, एक्सेप्ट दिस परक्विजिट इज नॉट टैक्सेबल इन द केस ऑफ पिटी लोन, जहां पर 20,000 रुपीज से कम लोन का वैल्यू है, लोन का वैल्यू है, इंटरेस्ट का नहीं।
या तो फिर लोन इज गिवन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल डिजीजेस। तो फॉर दिस टू पर्पसेस द इंटरेस्ट फ्री लोन में जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है उसको चार्ज नहीं किया जाता है। इंटरेस्ट को परक्विजिट इसलिए मानते हैं क्योंकि भले ही एम्प्लॉयर ने डायरेक्टली एम्प्लॉय को कुछ पैसा नहीं दिया, लेकिन जो पैसा चार्ज कर सकता था वो चार्ज नहीं किया, सो दैट इज ऑल्सो अ बेनिफिट बाय इटसेल्फ। तो ये दो केसेस में इस बेनिफिट पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन बाकी सब केसेस में 20,000 के ऊपर का अगर लोन वैल्यू रहा तो फिर टैक्स लगेगा। देन अकोमोडेशन फैसिलिटी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परक्विजिट है, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो ये मैंने आप लोगों को समझाया है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो अकोमोडेशन फैसिलिटी का जो वैल्यू रहता है अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का, तो सिंपली लाइसेंस फी, और ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दिया रहेगा। एंड बाकी कोई एम्प्लॉय है तो फिर दो बातें देखते हैं कि अकोमोडेशन एम्प्लॉयर का ओन्ड है या रेंटेड है। ओन्ड है तो सिटी की पॉपुलेशन के हिसाब से, सिटी की पॉपुलेशन अगर 10 लाख से ज्यादा नहीं है तो 7.5% ऑफ सैलरी फॉर दैट पीरियड, 10 लाख से 25 लाख के बीच में है तो 10% ऑफ सैलरी फॉर दैट पीरियड, एंड 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी। सैलरी में यहाँ पर सभी जो मॉनिटरी पेमेंट्स है वो इंक्लूड होते हैं। मेनली बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग पार्ट, ये इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखना, डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट एक्सक्लूड हो जाता है, कमीशन इंक्लूड होता है, बोनस, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, ये इंपॉर्टेंट बात है, एंड ऑल टैक्सेबल मॉनिटरी पेमेंट्स इंक्लूड होता है। लेकिन ये सब आइटम इंक्लूड नहीं होते। आरपीएफ कंट्रीब्यूशन 12% के एक्सेस में अगर रहा तो, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एग्जेम्प्ट अलाउंसेस एंड नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स ये इंक्लूड नहीं होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अकोमोडेशन फैसिलिटी के लिए जो सैलरी का मीनिंग है काफी ब्रॉड है। और अगर अकोमोडेशन एम्प्लॉयर के द्वारा रेंटेड है तो फिर तो सिंपल है, रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिटी, ओके, विच एवर इज लोअर। इससे हमको मिल जाता है वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। इसमें हम लोग वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऐड कर देते हैं, दैट इज 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। वैल्यू ऑफ फर्नीचर 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है कि एम्प्लॉयर ने कितने में खरीदा था। WDV नहीं देखेंगे, आज एम्प्लॉयर की बुक्स में वो फर्नीचर कितने का है वो नहीं देखते हैं। सो इफ इट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर तो फिर 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट, इफ इट इज रेंटेड बाय द एम्प्लॉयर तो फिर रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। तो ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे जिससे हमको टोटल वैल्यू मिलेगा फर्निश्ड अकोमोडेशन का। उसमें से अगर एम्प्लॉय से कुछ रिकवर किया है रेंट तो फिर वो माइनस करके कंसेशन की वैल्यू मिल जाएगी। अगर कुछ रिकवर नहीं किया है तो रेंट फ्री अकोमोडेशन का जो टोटल वैल्यू है उसको हम लोग परक्विजिट मान लेंगे। सो ये सब पे बेस्ड हम लोग ने डिटेल में क्वेश्चंस वगैरह किए हैं। आप लोगों को कुछ भी अगर दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएंगे। देन यहाँ पर हम लोग काफी आगे आ गए हैं। एक मिनट, हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से कुछ प्रोविजन बुक में से भी देखते हैं, क्योंकि कुछ परक्विजिट्स की जो बातें हैं वो बुक में भी कवर्ड है। यस, एक तो रेसिडेंशियल अकोमोडेशन हो गया, मोटर कार वाला हम लोग देखते हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, ठीक है। ये एजुकेशन फैसिलिटी वाला जो परक्विजिट है, इसमें हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि अगर एम्प्लॉयर ने ऑफिशियल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया तो इट इज नॉट टैक्सेबल, है ना। अगर एम्प्लॉयर ने लेकिन फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को या उसके कोई हाउस होल्ड मेंबर को कोई फ्री एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, एम्प्लॉयर ने खर्चा इनकर किया है, सो दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयर के द्वारा मेंटेन्ड है एंड फ्री एजुकेशनल फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, तो ऐसे केस में हम लोग कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन अ सिमिलर इंस्टीट्यूशन लेंगे। ओके, रादर देन टेकिंग द फीस चार्जेबल हम लोग लेंगे कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट है। एंड अगर एम्प्लॉयर के द्वारा ओन्ड इंस्टीट्यूशन में अगर एम्प्लॉय के चिल्ड्रन को फैसिलिटी दी जा रही है, सो दैट परक्विजिट इज एग्जेम्प्ट अप टू ₹1,000 पर मंथ। अब यहाँ पर भी दोनों टाइप के इंटरप्रिटेशन है। कुछ कुछ टाइम पे ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि पूरा अमाउंट टैक्सेबल है, ओके, जो भी उसका परक्विजिट वैल्यू बनता है, और कुछ कुछ टाइम पे इंटरप्रेट करते हैं कि 1,000 माइनस करके एक्स्ट्रा पोर्शन जो 1,000 के ऊपर का है वही टैक्सेबल है। तो और अगर एम्प्लॉय के बच्चों को स्कॉलरशिप देता है फॉर एजुकेशनल पर्पसेस तो फिर वो स्कॉलरशिप टैक्सेबल नहीं रहेगी। तो ये एक बात रह गई थी हमारी। यस, यहां पर नहीं, तो यस। देन एजुकेशन फैसिलिटी के अलावा हॉलीडे होम या टूरिंग फैसिलिटी वाला जो है अकोमोडेशन फैसिलिटी एट व्हेन द एम्प्लॉय इज गोइंग ऑन अ से वेकेशन,
तो ऐसे केस में अगर इंप्लॉयर मेंटेन कर रहा है फैसिलिटी तो फिर नॉट फॉर ऑल एम्प्लॉइज, तो फिर मार्केट वैल्यू ली जाएगी ऑफ सच फैसिलिटीज। अगर सबके लिए एम्प्लॉयर मेंटेन करता है तो फिर एम्प्लॉयर ने कितना एक्सपेंडिचर इनकर किया वो लिया जाएगा। देन ये बाकी पॉइंट्स तो बहुत इजी है। ऑफिशियल टूर पे रहा तो कुछ नहीं लेंगे, अगर ऑफिशियल टूर वेकेशन में एक्सटेंड हो गया तो फिर वो वाला वैल्यू हम लोग कंसिडर करेंगे। देन ये सब हो गया। क्रेडिट कार्ड्स के केस में अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे और उसका आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, डिटेल्स ऑफ ऑल सच एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर एम्प्लॉयर का क्रेडिट कार्ड एम्प्लॉय पर्सनल पर्पस के यूज करता है तो फिर उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। देन क्लब मेंबरशिप में भी एक छोटा सा पॉइंट था कि अगर लाइफ टाइम मेंबरशिप लेने के लिए ज्वाइनिंग फीस पे कर रहा है एम्प्लॉयर तो और वो एम्प्लॉयर को उसका बेनिफिट मिल रहा है कॉर्पोरेट मेंबरशिप का, तो फिर वो ज्वाइनिंग फीस जो है, इनिशियल फी जो है वो परक्विजिट में इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, लेकिन बाकी जो वैल्यूज है, जो क्लब फैसिलिटी का जो एनुअल रेंट है या रेगुलर जो मेंबरशिप फीस हम बोल सकते हैं, दैट विल बी इंक्लूडेबल अगर एम्प्लॉयर ने पे किया एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए। तो यस, ये बाकी परक्विजिट्स हम लोग ने देख लिया है, ईसॉप्स भी देख लिया है। दिस अब टैक्स फ्री परक्विजिट में और एक छोटा सा टैक्स फ्री परक्विजिट, जो नॉन मॉनिटरी परक्विजिट पे अगर एम्प्लॉयर टैक्स पे करता है तो एम्प्लॉय के हाथ में वो एग्जेम्प्ट रहता है। ओके, यदि एम्प्लॉय का नॉन मॉनिटरी परक्विजिट पे टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया तो इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर, तो वो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट है और एम्प्लॉयर को भी इस आइटम का डिडक्शन नहीं मिलता है। पीजीबीपी हेड में हम लोग पढ़ेंगे। सो यहां तक कि ये हो गया। अब लीव ट्रैवल कंसेशन जो है, इसमें कुछ एग्जेम्पशन अवेलेबल है। आपको पता है, ट्रैवल टू एंड फ्रो इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्लेस इन इंडिया, एम्प्लॉयर अगर आपके आने जाने का खर्चा पे करेगा तो इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय, स्पाउस, चिल्ड्रेन, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन आर कवर्ड हियर। इसमें भी आपको पता है कि सी इंस्टीट्यूट ट्विंस वाले पॉइंट पे काफी बार क्वेश्चन पूछता है। तो अगर पहले ट्विंस हो गए फिर थर्ड चाइल्ड होता है तो फिर आपको सिर्फ ट्विंस मतलब पहले 2 बच्चों का एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर पहले सिंगल चाइल्ड हुआ फिर ट्विंस हो गए तो फिर आपको तीनों बच्चों के रिस्पेक्ट में ये ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर जो एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स किया उसका एग्जेम्पशन मिलेगा। ओके, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर आल्सो कवर्ड इफ दे आर डिपेंडेंट। ओके, ये फैमिली मेंबर का रेगुलर डेफिनेशन है। अब जीएसटी में पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स भी लिखा हुआ है ना। जीएसटी में अगर आप देखोगे तो डेफिनेशन थोड़ी अलग है। इवन इनकम टैक्स में अगर आप गिफ्ट वाले प्रोविजन में देखोगे तो रिलेटिव की डेफिनेशन थोड़ी अलग है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सेक्शन 80C 80D वगैरह के डिडक्शंस भी देखोगे, वहां पर भी स्पेसिफिकली लिखा है कि किसके लिए पे किया तो आपको डिडक्शन मिलता है। तो ध्यान रखना है। ये एग्जाम्पशन आपको 4 साल के ब्लॉक में 2 बार मिलता है, ट्वाइस इन अ ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स। एग्जाम्पशन कितना मिलता है? फ्लाइट से ट्रेवल किया तो इकोनॉमी क्लास फेयर, रेलवे से ट्रेवल किया तो फर्स्ट क्लास एसी फेयर के जितना, ओके, उतने हद तक एग्जाम्पशन मिल जाता है। अगर एम्प्लॉयर ने ज्यादा रिइंबर्स किया तो एक्स्ट्रा पोर्शन वुड बी टैक्सेबल। अगर रेलवे फैसिलिटी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो फिर फर्स्ट क्लास डीलक्स फेयर। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो फिर फर्स्ट क्लास एसी फेयर, रेलवे का इक्विवेलेंट। तो अगर कोई प्राइवेट व्हीकल अगर बुक करके जा रहे हैं तो रेलवे का इक्विवेलेंट फेयर उतने डिस्टेंस पे कितना लगता था उस हिसाब से एग्जाम्पशन मिल जाएगा। देन ये एक थोड़ा सा याद रखने के लिए डिफिकल्ट वाला पॉइंट, मोटर कार फैसिलिटी। तो अगर होली ऑफिशियल पर्पस ले दिया तो फिर परक्विजिट वैल्यू नील रहेगी। होली पर्सनल पर्पस ले दिया तो फिर कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये 3 एलिमेंट्स को ध्यान रखना है। अगर कार एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है, उसकी ओन्ड है, तो फिर 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट, जैसे कि बाकी असेट्स में लेते हैं। अगर एम्प्लॉयर की रेंटेड है तो फिर रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। ओके, प्लस रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, अगर ये एम्प्लॉयर इनकर कर रहा है तो रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, प्लस सैलरी ऑफ ड्राइवर इफ प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, अगर ड्राइवर फैसिलिटी एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया तो ये तीनों आइटम आप ले लो। अब अगर मान लो कार एम्प्लॉयर दे रहा है लेकिन वो खर्चा नहीं कर रहा है तो खर्चे को ऐड मत करो। यहाँ पर एम्प्लॉयर को जितना एक्चुअल खर्चा आ रहा है वो हम लोग पूरा ऐड कर रहे हैं। और अगर कार एम्प्लॉय की है, सिर्फ खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है तो सिर्फ खर्चे को ऐड करो, कार का जो वैल्यू आप ले रहे थे वो मत ऐड करो। सिंपल सा पॉइंट है ना। सो ये आपको दिया हुआ है। देन ये मेन पार्ट ये है कि अगर मोटर कार का पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल यूज होता है तो फिर उसका वैल्यूएशन कैसा किया जाए, उसका परक्विजिट का वैल्यूएशन। तो आपको ध्यान रखना है इसमें जो पर्सनल यूज से रिलेटेड जो वैल्यू है सिर्फ उतना ही टैक्सेबल रहेगा एम्प्लॉय के हाथ में। तो अगर कार एम्प्लॉयर की है, एक्सपेंडिचर भी एम्प्लॉयर कर रहा है, और अगर वो बिग कार है, मतलब कि 1600 सीसी से ज्यादा की इंजन की कैपेसिटी है या 1.6 लीटर से ज्यादा की, तो
उस केस में हम लोग मान लेते हैं कि इतना पर्सनल एक्सपेंडिचर है, मैंने लिखा है डीम्ड पर्सनल एक्सपेंडिचर, मतलब 2400 रुपीज पर मंथ हम लोग मान लेते हैं। एंड ड्राइवर भी अगर प्रोवाइड किया एम्प्लॉयर ने तो उसमें 900 पर मंथ ड्राइवर का ऐड कर दो। स्मॉल कार है, मतलब कि इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी या इंजन का जो कैपेसिटी वो 1.6 लीटर्स तक की ही है, तो फिर इन दैट केस 1800 पर मंथ, और ड्राइवर का तो उतना ही, छोटी कार के लिए भी ड्राइवर की सैलरी तो उतनी रहेगी, तो 2400 का हो जाएगा 1800, क्योंकि छोटी कार की कॉस्ट और एक्सपेंसेस रिलेटिवली कम रहेंगे। देन अगर कार इंप्लॉयर दे रहा है लेकिन एक्सपेंडिचर इंप्लॉय कर रहा है, तो फिर एक्सपेंडिचर वाला पोर्शन कम कर देना चाहिए। तो 2400 की जगह ये हो जाता है 900 बिग कार के लिए, और 1800 की जगह ये हो जाता है 600, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1/3 हो रहा है ना, यहाँ पर एग्जैक्ट 1/3 हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा 1/3 से ज्यादा, तो इतना वैल्यू ऑफ परक्विजिट मान लेंगे सीधा सीधा। ओके, 900 प्लस 900, यहाँ पर 600 प्लस 900। देन अगर कार इंप्लॉय की है, एक्सपेंडिचर इंप्लॉयर इनकर कर रहा है, तो फिर जो डीम्ड वाला पोर्शन है उसको हम लोग ऑफिशियल एक्सपेंडिचर मानते हैं, क्योंकि कार इंप्लॉय की है, और उसको हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस करते हैं। एम्प्लॉयर अगर बहुत सारा खर्चा कर रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर में से इतना एक्सपेंडिचर माइनस कर दो जो ऑफिशियल पर्पस के लिए माना जाता है, और बाकी का जो पूरा खर्चा है वो एम्प्लॉय के हाथ में पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, ऐसा मान लो। तो ये सेम टेबल है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट वाले कॉलम में ये जो वैल्यूज थी, दीज वर डीम्ड टू बी पर्सनल एक्सपेंडिचर, अब यहां पर दीज वैल्यूज आर डीम्ड टू बी ऑफिशियल, तो ये माइनस हो जाएगी टोटल एक्सपेंडिचर में से। आप ये एक्सपेंडिचर को, ऑफिशियल एक्सपेंडिचर को बढ़ा के क्लेम कर सकते हो अगर आपने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया है एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स का एंड कार का प्रॉपर यूजेज का, और सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं अगर एम्प्लॉयर, तो फिर ये डीम्ड ऑफिशियल एक्सपेंडिचर को बढ़ा के क्लेम किया जा सकता है। सो मोटर कार का जो वैल्यूएशन ऐसा है। अब कभी कभार एम्प्लॉयर एक से ज्यादा मोटर कार ऑफिशियल प्लस पर्सनल यूज के देता है, तो ऐसे केस में वहां पर जो चार्ट है आपकी बुक में उसमें नोट लिखा हुआ है कि हम लोग सिर्फ एक ही कार को बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल मानेंगे, बाकी सब कार्स को हम लोग होनली पर्सनल यूज के लिए मानेंगे। तो जो सबसे महंगी कार रहेगी उसको आप बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल के लिए ले लेना, ताकि उसमें जो अल्टीमेट वैल्यू है वो कम आ जाए, और जो बाकी कार्स रहेगी उसको होनली पर्सनल यूज के लिए मान लेना। देन एग्जेम्प्ट परक्विजिट्स की बात करें तो मेडिकल फैसिलिटीज में ये 5 टाइप के जो खर्चे रहते हैं वो एग्जेम्प्ट रहते हैं, यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय या एम्प्लॉय के फैमिली के लिए किया। यहाँ पर भी फैमिली का मीनिंग वही होता है, स्पाउस, चिल्ड्रन, यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन का ऐसा कोई लिमिट नहीं, एंड पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर इफ डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे किया तो एग्जेम्प्ट रहेगा। कमिश्नर या, अच्छा कौन सा इंश्योरेंस है बेटा, ये मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो वो टैक्सेबल रहेगा। देन कमिश्नर या चीफ कमिश्नर के द्वारा अप्रूव्ड हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट हो रहा है एम्प्लॉय का या फैमिली मेंबर का, और उसका पेमेंट एम्प्लॉयर ने किया, तो दैट विल बी एग्जेम्प्ट। इंडिया के बाहर जाकर के अगर ट्रीटमेंट हो रहा है अब्रॉड, तो फिर इन दैट केस आरबीआई ने जितना परमिट किया है उस हद तक के एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ओके, टू द लिमिट आरबीआई है स्पेसिफाइड फॉर ट्रीटमेंट एंड फॉर स्टे, एंड आरबीआई ने काफी बड़ा अमाउंट स्पेसिफाई करके रखा है। ट्रैवल का एक्सपेंडिचर तब एग्जेम्प्ट रहेगा अगर ग्रॉस टोटल इनकम एम्प्लॉय की 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। यहाँ पर 1+1 लिखा है, इट मींस ट्रैवल एंड स्टे का एक्सपेंडिचर पेशेंट का +1 अकम्पेनिस्ट का उतना अलाउड रहेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड एम्प्लॉयर का ओन हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट होता है मेडिकल फैसिलिटी का, तो उतना भी एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहां पर वेरीफाई किया जा सकता है, एंड एम्प्लॉयर का खुद का ही हॉस्पिटल है तो उनको भी पता है कि हाँ भाई जेन्युइन केस है। लेकिन कोई प्राइवेट डॉक्टर या प्राइवेट हॉस्पिटल के पास में आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो, तो वो वाले एक्सपेंडिचर का एम्प्लॉयर ने रीइंबर्समेंट दिया तो वो टैक्सेबल रहेगा, ओके, बिकॉज दैट विल बी लाइक अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। तो ये मेडिकल फैसिलिटी वाला पॉइंट है। अब सैलरी की बात करें तो डिडक्शंस की, तो उसमें 3 डिडक्शंस हम लोगों को मिलते हैं। एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 और द सैलरी विच एवर इज लोअर, मतलब अगर सैलरी इससे भी कम है तो उतना डिडक्शन मिलेगा, मतलब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन के कारण सैलरी लॉस में नहीं आ जाएगी। ओके, तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, जब ये इनिशियली आया था तब 40,000 था, उसके बाद 50,000 हो चुका है। देन प्रोफेशनल टैक्स इज टैक्स पेड ऑन एम्प्लॉयमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। अगर ये एम्प्लॉयर ने भरा है तो पहले ये सैलरी में ऐड हो जाएगा क्योंकि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन पे किया है, और बाद में ये ग्रॉस सैलरी में से माइनस हो जाएगा।
ओके, पहले तो उसको परक्विजिट मान के ऐड कर देंगे, बाद में डिडक्ट कर देंगे ग्रॉस सैलरी के बाद में। और अगर एम्प्लॉय ने खुद ही भरा है, एम्प्लॉयर ने पे नहीं किया है, तो फिर सिंपली वो डिडक्ट होगा ग्रॉस सैलरी में से। आई होप ये भी पॉइंट आपको समझा है ना। हम लोग ने ये सब चीजों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस किए क्लासेस में। देन एंटरटेनमेंट अलाउंस जो रहता है, इट इज एडेड एज इनकम फॉर एवरी एम्प्लॉय। इनकम में तो ऐड करना ही है अलाउंस में, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए उसका कुछ डिडक्शन मिल जाता है सेक्शन 16(2) में। ये वाला सेक्शन नंबर याद रखना है, 16(1) है, बाकी दोनों याद रहे तो ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कितना डिडक्शन मिलता है एंटरटेनमेंट अलाउंस का? अमाउंट रिसीव्ड ₹5,000 पर एनम और 20% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज लीस्ट, उतना हद तक के ही डिडक्शन मिलता है। तो ये मैंने बहुत कम बार देखा है एग्जाम में पूछे, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस स्पेसिफिक केस हो जाता है काफी। देन प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो आपकी बुक में से हम लोग उसका एक छोटा सा चार्ट देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, ये आपकी बुक में पेज नंबर 26 पे, ये मैं कौन से नोट्स खोल के रखा हूँ, जो आपके नवंबर 21 या दिसंबर 21 एग्जाम के लिए नोट्स दिए थे, वो वाले नोट्स। तो अब इसमें आप देख सकते हो कि प्रोविडेंट फंड का जो कंट्रीब्यूशन रहता है, इट इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज नॉर्मली नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, बट रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर कंट्रीब्यूट किया, रिकॉग्नाइज्ड मतलब कि अगर कमिश्नर, इनकम टैक्स के कमिश्नर द्वारा अप्रूव प्रोविडेंट फंड है तो वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो जाता है। तो उसमें 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया तो वो टैक्सेबल हो जाता है। 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा वो सैलरी की डेफिनेशन में कवर्ड है, फिर इट इज अमाउंट डीम टू बी रिसीव बाय द एम्प्लॉय। तो ये तो एक है, 12% तक के एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल। सैलरी का मीनिंग है यहाँ पर अगेन सेम, बेसिक प्लस डीए इफ फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन इफ पेड एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। फर्दर आरपीएफ कंट्रीब्यूशन अलॉन्ग विथ एनपीएस एंड सुपर एन्युएशन फंड हम लोग देखते हैं। साल भर में एम्प्लॉयर ने अगर 7.5 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, सो दैट एक्स्ट्रा पोर्शन विल आल्सो बिकम टैक्सेबल फ्रॉम दिस ईयर इटसेल्फ। ओके, ये जो पॉइंट है ये इस साल से लागू हुआ है। देन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है वो उसका डिडक्शन मिल जाता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को छोड़ के, बाकी तीनों केस में स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का रहता है, आरपीएफ जो नॉर्मल एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रहता है जो कमिश्नर ने अप्रूव किया है, एंड पीपीएफ जो सेल्फ एम्प्लॉयड भी जिसमें डाल सकते हैं। तो एटीसी में इसका डिडक्शन मिल जाता है, 1.5 लाख की वहां पर लिमिट है, आपको पता है। देन इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड अगेन नॉर्मली जब अक्रू हो रहा है या वहां पर ऐड हो रहा है तो नॉन टैक्सेबल, लेकिन आरपीएफ में अगर क्रेडिट हो रहा है तो 9.5% से ज्यादा रेट से अगर इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया इंप्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड में, जो एम्प्लॉयर ने मेंटेन किया है एम्प्लॉय के लिए, तो उसमें 9.5% से ज्यादा अगर क्रेडिट हो गया तो दैट विल अगेन बिकम टैक्सेबल इन दैट ईयर इटसेल्फ। जिस साल क्रेडिट हुआ उसी साल डीम टू बी रिसीव मान लेते हैं। एंड जब आपने रिटायरमेंट या तो फिर एम्प्लॉयमेंट के टर्मिनेशन पे लमसम पेमेंट लिया, तो एसपीएफ एंड पीपीएफ तो एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10(11) में, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो है it is exempt under section 10(12). It is not exempt only if it is received within a period of 5 years। मतलब एम्प्लॉय ने अगर जॉब 5 साल के अंदर छोड़ दिया है तो फिर उस केस में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, या तो फिर 5 साल के अंदर छोड़ा है और रीजन एम्प्लॉय के कंट्रोल के बियॉन्ड है जॉब छोड़ने का, तो फिर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अदरवाइज 5 साल के अंदर छोड़ने पर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 10(12) में the amount withdrawn from RPF will become taxable if it is withdrawn before completing 5 years of continuous employment। हाँ, अगर आपने दूसरे एम्प्लॉयर के आरपीएफ में ट्रांसफर किया तो वो चलता है, फिर हम लोग पीरियड को ऐड करके देखेंगे। फर्दर एक बार टैक्सेबल हुआ तो कैसे टैक्सेबल रहेगा, तो यहां पर लिखा है जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है एंड उस पर जो इंटरेस्ट है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल रहेगा, एंड जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल नहीं रहेगा क्योंकि वो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है। उस पर जो इंटरेस्ट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल रहेगा। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ऐसा ही होता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड भी अगर टैक्सेबल है तो ऐसे टैक्सेबल रहेगा विड्रॉल के समय। तो ये आपको चीज यहाँ पर दी हुई है। एंड इससे संबंधित ये देखो अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड को भी हाथों हाथ देख लीजिए। इसमें एम्प्लॉयर ने जो डाला, पिछले साल तक के अलग प्रोविजन था 1.5 लाख रुपए का, अब हो गया 7.5 लाख रुपीज से ज्यादा। अगर आरपीएफ, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम एंड अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो एक्सेस पोर्शन टैक्सेबल है। एम्प्लॉय ने कुछ कंट्रीब्यूट किया तो वो डिडक्शन मिल जाता है एटीसी में। इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट, एंड ये फंड से डेथ या रिटायरमेंट में कुछ पेमेंट होता है तो देन दैट इज आल्सो एग्जेम्प्ट। ठीक है, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड का केस। तो
ये जो एनपीएस है ये भी एक बार देख लेते हैं। एनपीएस क्या होता है? नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि सेक्शन 80 सीसीडी में कवर्ड है। तो एनपीएस में यदि इंप्लॉयर पैसा डालता है, सो दैट टाइम इट बिकम्स टैक्सेबल इन द हेड सैलरी, और बाद में उसका सेक्शन 80 सीसीडी 2 में डिडक्शन मिल जाता है अप टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ सैलरी, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 14% ऑफ सैलरी। एनपीएस में यदि एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूशन डालता है, so that is not taxable but that is rather eligible for deduction। इसका डिडक्शन मिल जाता है सेक्शन 80 सीसीडी 1 एंड 80 सीसीडी 1B। 80 सीसीडी 1 में कुछ लिमिट है, अगेन सेम लिमिट 10% ऑफ सैलरी की, और 80 सीसीडी 1B में 50,000 का और आपको डिडक्शन मिल जाता है अगर 80 सीसीडी 1 में आप पूरा नहीं ले पाए तो ये एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर एनपीएस की विड्रॉल की टैक्सेबिलिटी हम लोग और अलग से पढ़ेंगे, है ना। एनपीएस में जब इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है तब टैक्सेबल नहीं रहता, लेकिन विड्रॉल के वक्त वो फिर टैक्सेबल रहता है कुछ हद तक के, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। नेशनल पेंशन स्कीम अब इस साल से नया आया है कि एनपीएस में, आरपीएफ में और सुपरएन्युएशन फंड में मिला करके अगर एम्प्लॉयर ने साल भर में टोटल 7.5 लाख रुपीज से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, विच इज अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है, सो देन एक्सेस पोर्शन विल बिकम टैक्सेबल, एंड उस पे जो इंटरेस्ट कमाया वो भी टैक्सेबल रहेगा। इंटरेस्ट है जो भी इनकम कमाया वो भी टैक्सेबल रहेगी। तो ये मैंने अमेंडमेंट वीडियो जो बनाया था, ये उसके नोट्स आपको शायद सामने दिख रहे हैं। अगर आपने अमेंडमेंट वीडियो देखा है तो ये आपको अच्छे से समझ चुका है। ये मैंने एग्जाम्पल आरपीएफ का लिया था कि 10 लाख का ओपनिंग बैलेंस था, इतना इतना कंट्रीब्यूट किया है। आप देख सकते हैं एम्प्लॉयर ने 8 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर दिया, तो हम लोग निकालेंगे कि डायरेक्ट परक्विजिट वैल्यू कितनी है, 7.5 लाख रुपए के ऊपर जो है वो। फिर हम लोग निकालेंगे कि फंड में एवरेज कितना कंट्रीब्यूशन था साल भर में, तो क्लोजिंग बैलेंस प्लस ओपनिंग बैलेंस, फंड का एवरेज बैलेंस, तो 10 लाख प्लस 27.5 लाख डिवाइड बाय 2, ये आपको एवरेज बैलेंस मिल गया। क्योंकि आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, और इंटरेस्ट कितना क्रेडिट किया है? 1.5 लाख रुपए, कितने पे? एवरेज 18.75 पे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 पे, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 0.08, मतलब 8%। तो फिर आपको ये देखना है कि ये जो 8 लाख रुपीज इंप्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, अब ये एकदम साल के स्टार्टिंग से तो कंट्रीब्यूट नहीं किया, हम मानेंगे साल के बीच में किया है, तो हम लोग सिंपली वो उसमें जो 7.5 लाख रुपीज के एक्सेस वाला जो पोर्शन है, मतलब 50,000 का जो पोर्शन है, उस पे ये 8% का रेट लगा देंगे, लेकिन ओनली फॉर हाफ ईयर, इसलिए डिवाइड बाय 2। तो ये आपको पूरा फॉर्मूला उन्होंने दिया है, रूल्स के तरीके से ये अलग से ऐड हुआ है आपके सिलेबस में, एंड ये आपको पढ़ना है दिसंबर एग्जाम के लिए। तो आपको डिटेल में अगर देखना है, अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बहुत ज्यादा, तो आप अमेंडमेंट वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने ऑलमोस्ट 40-50 मिनट्स तक की वो समझाया है। तो 2,000 रुपीज का आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, है ना, इन द परक्विजिट। और अगले साल से क्या होगा, ये जो 2,000 रुपीज है और ये जो 50,000 रुपीज है, ये इंक्लूडेड रहेगा ना इस ओपनिंग बैलेंस में, तो इस पे भी अमाउंट टैक्स, देखो ये 52,000 पे अगले साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस पे भी आपको जो इनकम होगी फर्दर कंपाउंडिंग इनकम, तो वो भी टैक्सेबल रहेगी, एंड अगले साल जो उस साल की एडिशनल इनकम है उस पर तो टैक्सेबिलिटी रहेगी। सो ये एक बार आप शांति से आप वो वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। अगर नहीं देखा होगा तो जरूर से देख लेना, एटलीस्ट एक साल का तो आपको पता रहना चाहिए। जिनका दिसंबर में एग्जाम है उनको 20-21 का तो एटलीस्ट समझना चाहिए, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट ईयर जब से ये प्रोविजन लागू हुआ है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग ग्रेचुइटी की बात करते हैं। ग्रेचुइटी मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट वगैरह, उसमें एग्जेम्पशन कैसे मिलता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है, उनको ग्रेचुइटी मिल रही है रिटायरमेंट के वक्त, तो इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। ओके, अगर आपको जॉब के दौरान ग्रेचुइटी वगैरह नाम से कुछ मिलता है तो वो ग्रेचुइटी नहीं होता है, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। देन और कोई एम्प्लॉय है, इफ इज कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, देन एग्जेम्पशन इज अवेलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ लीस्ट ऑफ, देख लीजिए, अमाउंट रिसीव्ड ₹20 लाख, और ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। तो यहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 1/2 की जगह 15/26 लेना है, लास्ट लेटेस्ट सैलरी लेना है, तो आपको एवरेजिंग करने की जरूरत नहीं है। और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी देखोगे तो मान लो 20 ईयर्स एंड 7 मंथ्स है, तो उसको हम लोग 21 ईयर्स मानेंगे, ठीक है, क्योंकि 6 मंथ्स से एक्सेस है जो पोर्शन है। तो दिस इज फेवरेबल फॉर द एम्प्लॉय, एंड सैलरी विल कंसिडर बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस ऑलवेज।
डीए को हम लोग हमेशा यहाँ पर सैलरी मिलेंगे, इवन इफ इट इज रिटन दैट इट डज नॉट फॉर्म पार्ट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में जो कवर्ड एम्प्लॉय है उसके लिए ये वाला फॉर्मूला रहेगा, है ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो हमेशा फुली एग्जेम्प्ट रहता है। अब अगर एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो फिर ये पहले दो आइटम तो सेम है, अमाउंट रिसीव्ड और ₹20 लाख। थर्ड इज 1/2 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, लास्ट 10 कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ्स देखते इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। तो उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर एवरेज सैलरी निकालते वक्त सैलरी में बेसिक लेना है, डीए इफ फॉर्मिंग पार्ट लेना है, एंड कमीशन इफ पेड एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर लेना है। तो क्या होता है, समराइज करने से चीजें बहुत हमको रिवीजन करने में बहुत हेल्प करती है, लेकिन रिवीजन तभी अच्छे से कर पाओगे अगर पहले पढ़ा है। अगर आप सोच रहे होंगे कि पहले नहीं पढ़ा है अभी समहाउ अपनी नैया पार हो जाए तो वो मुश्किल है। ठीक है, पहले पढ़ा रहना चाहिए, ये चीजें पढ़ के कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए रादर देन कम होना चाहिए। देन नेक्स्ट है पेंशन। पेंशन सेक्शन 10(10)(a) में कवर्ड है। इसमें आपको पता है कि जो रेगुलर पेमेंट मिलता है अनकम्यूटेड पेंशन, दैट इज ऑलवेज टैक्सेबल। जो कम्यूटेड पेंशन है लमसम पेमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का फुल्ली एग्जेम्प्ट रहता है। अदर एम्प्लॉय का, अगर वो एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिल रही है तो इट इज एग्जेम्प्ट अप टू 33.33% ऑफ फुल कम्यूटेशन, मतलब 1/3 ऑफ फुल कम्यूटेशन। ठीक है, आपको फुल कम्यूटेशन निकालते आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा है कि एम्प्लॉय ने 40% कम्यूट करवाया है एंड अभी उसको मान लो 1,60,000 रुपीज मिला है, तो आपको फुल कम्यूटेशन की वैल्यू निकालना है। तो 100% करवाता था तो कितना मिलता था, 1,60,000 अपॉन 40% करोगे तो आंसर आता था 4 लाख। फिर 4 लाख का 33.33% तक के एग्जेम्प्ट रहेगा और उसके ऊपर का पोर्शन टैक्सेबल रहेगा, ऐसा। तो अमाउंट कितना कम्यूट करवाया उसका परसेंटेज देखो, और अगर आपको लिखा है 40% कम्यूट करवाया है, इसका मतलब 60% कम्यूट नहीं करवाया है, तो रिमेनिंग 60% को आपको याद रख के इंक्लूड करना है और फुल्ली टैक्सेबल बनाना है। अगर एम्प्लॉय को पेंशन सॉरी ग्रेच्युटी नहीं मिलती है देन इट इज एग्जेम्प्ट अप टू 50% ऑफ फुल कम्यूटेशन। तो ग्रेच्युटी मिलती है कि नहीं मिलती है सिर्फ इतना देखना है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है कि नहीं वो नहीं देखना है, ग्रेच्युटी मिल रही है या ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है। सो देन इट इज एग्जेम्प्ट अप टू 50% ऑफ फुल कम्यूटेशन 1/2, यहाँ पर 1/3 था। ग्रेच्युटी नहीं मिल रही तो थोड़ा सा ज्यादा एग्जेम्पशन मिल जाएगा। देन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन बस पढ़ लो। अमाउंट रिसीव्ड और ₹5 लाख और 15/26 इंटू लास्ट 3 मंथ एवरेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। यहाँ पर सैलरी में बेसिक डीए अलाउंसेस परक्विजिट कमीशन सब इंक्लूड हो जाता है ओके रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन के रिस्पेक्ट में। और ये भी उतना उतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई हैव नॉट ऑब्जर्व टू मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, अमाउंट रिसीव्ड और 5 लाख 3 times द नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स इनटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। ओके, मतलब जितने साल आपने जॉब किया उसके हिसाब से 3 महीने का पर ईयर 3 मंथ्स के हिसाब से आपको यहाँ पर वो लोग एग्जाम्शन देने को रेडी है। एंड लेकिन इट कैन नॉट बी मोर देन द रिमेनिंग सैलरी, मतलब लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस, जितना सर्विस बचा है। यहाँ पर सैलरी इज बेसिक प्लस डीए इफ प्लस कमीशन इफ। देन एक आइटम यहाँ पर, अच्छा ये स्किप हो गया, लीव एनकैशमेंट, है ना। लीव एनकैशमेंट इफ रिसीव्ड ड्यूरिंग द सर्विस इज फुल्ली टैक्सेबल। लीव एनकैशमेंट आपको समझते हैं, एम्प्लॉय के अगर लीव्स बैलेंस है और उसने उसको कैश में मतलब सैलरी में कन्वर्ट करवा लिया तो इट विल बी टैक्सेबल, अगर सर्विस के दौरान ही करवा लिया तो। रिटायरमेंट या जॉब छोड़ते वक्त किया तो फिर क्या होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट लीव एनकैशमेंट। बाकी एम्प्लॉयज के केस में हम लोग देखते हैं अमाउंट रिसीव्ड एग्जेम्प्ट अप टू द लिस्ट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड और ₹3 लाख और लीव बैलेंस कन्वर्टेड इनटू रुपीस। ओके, लीव बैलेंस कन्वर्टेड इनटू रुपीस। आप ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं कि लीव बैलेंस कितना है, तो लीव्स अवेलेबल माइनस लीव्स टेकन देखते हैं। लीव्स अवेलेबल जो है एम्प्लॉयर ने कोई भी फॉर्मूले से किया होगा, लेकिन हम लोग इनकम टैक्स के लिए मैक्सिमम 30 डेज पर एनम के हिसाब से लीव्स अवेलेबल लेते हैं। अगर एम्प्लॉयर ने 25 लिया होगा तो हम 25 लेंगे, लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने 40 लिया होगा तो हम 30 लेंगे। ओके, क्योंकि मैक्सिमम 30 लेना है। उसमें से लीव्स एम्प्लॉय ने क्या क्या ले लिया है वो माइनस कर देते हैं और फिर लीव बैलेंस मिलता है। लीव बैलेंस डेज में मिलता है तो उसको हम लोग फिर मंथली सैलरी के फॉर्मूले से कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। मान लो आपको 60 डेज का लीव बैलेंस मिला और एक महीने की सैलरी 20,000 रुपए है, तो 60 डेज मतलब 2 मंथ्स होता है, 2 महीने की सैलरी 40,000 रुपए है। And 10 times the average salary of last 10 months immediately preceding the retirement.
तो ये एक तीसरा चौथा आइटम है। तो आपको यहाँ पर एवरेज सैलरी निकालना इंपॉर्टेंट है दोनों सी और डी पॉइंट के लिए। सैलरी सेम हियर, बेसिक प्लस डीए इफ प्लस कमीशन इफ। तो ये चीजें हैं, दैट्स इट। जो नोट्स का पार्ट था वो हो गया है। अब आप लोग बताइए इस चैप्टर से आपको और कुछ जानना है क्या? एक रिलीफ ऑफ सैलरी होता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कोई और ईयर की इनकम, अगर सैलरी इनकम अभी मिल रही है अरियर्स में या तो फिर एडवांस में, तो फिर उस साल अगर टैक्स लगता था इंक्रीमेंटली तो कितना एक्स्ट्रा लगता था, इस साल कितना एक्स्ट्रा लग रहा है। अगर इस साल ज्यादा लग रहा है टैक्स, इंक्रीमेंटल टैक्स उस साल से, तो उतना डिफरेंस का आपको रिलीफ मिल जाएगा। इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन किया है, सॉल्व क्वेश्चन में भी आप एक देख सकते हो, आपका हो जाएगा। सो टारगेट था लेस देन 1 आवर में कंप्लीट करने का, हो गया है। आई नो आई एम गोइंग वेरी वेरी फास्ट, लेकिन आप लोग बताइए कि आपको ये पेस कंफर्टेबल है और आपको कुछ भी पॉइंट अब इसमें से समझना है तो आप मुझे बता सकते हो। वी कैन गिव 5 to 10 minutes फॉर डिस्कशन। यस।